हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी रीट की तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आज की क्लास में अपन ईवीएस की शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि कहते हैं कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करोगे ये उतना ही बढ़ेगा। तो बिल्कुल क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और देखो आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ना, ये प्राथमिक कक्षाओं में सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, इसका कारण क्या है। यानी कि प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी क्यों है, बताओ। धन की बचत करती है, सस्ते उपकरणों का प्रयोग होता है, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होते हैं, या फिर बालक और अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो देखो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ना, इसका मुख्य कारण है कि इसमें बालक और अध्यापक दोनों के दोनों सक्रिय रहते हैं। इस कारण प्राथमिक कक्षाओं में ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें, यानी कि आपसे पूछा है कि सबसे अच्छी विधि क्या होती है, जिसमें क्या होना चाहिए, बताओ। जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, जिसमें बहुत सी क्रियाएं हो, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो, या फिर विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं हो। तो बिल्कुल जो सबसे अच्छी विधि होती है ना, वो होती है कि विद्यार्थी पर आधारित सर्वाधिक क्रियाएं होती है, वह विधि सबसे अच्छी होती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसका है। यानी कि यह कथन किसने कहा है कि बच्चों को कम से कम बताओ और उन्हें अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करो। यह कथन किसका है, बताओ। आर्मस्ट्रॉन्ग का, रूसो का, हर्बर्ट स्पेंसर का, या फिर बेलर्ड का। तो देखो जो ये कथन है ना, ये आपके कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा आपसे कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें स्वयं खोज करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है। यानी कि एक अध्यापक है, वो श्वसन तंत्र को पढ़ाने के लिए श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाता है। तो बताओ अध्यापक ने कौन सी विधि का अनुसरण किया है, बताओ। अवलोकन विधि, प्रायोजन विधि, प्रदर्शन विधि, या अन्वेषण विधि। तो देखो यहाँ पर शिक्षक ने जो अपनाया ना, वो अपनाया है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक ने मॉडल का प्रदर्शन करके विद्यार्थियों को पढ़ाया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। यानी कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो बताओ, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, या फिर क्रियाओं आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है ना, वो होती है क्रियाओं आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। अगर प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो वो सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को कहते हैं। यानी कि आपसे पूछा है कि कोई बालक है और उसको उसी के वातावरण का ज्ञान देना है, तो अपन कौन सी विधि को अपनाएंगे, बताओ। उस विधि को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, अन्वेक्षण विधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो वातावरण का ज्ञान देने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है ना, वो मानी जाती है अवलोकन विधि। कौन सी विधि, अवलोकन विधि। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि अनुभव का आधार है। यानी कि अनुभव का आधार क्या है, बताओ। प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष से मिलते जुलते उपकरण, अभिनय संबंधी उपकरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो जो अनुभव का आधार है ना, ये उपयुक्त सभी के सभी अनुभव के आधार है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन अर्थार्थ। यानी कि जो मूल्यांकन है इसका अर्थ क्या होता है, बताओ। मापन प्लस मूल्यांकन, मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मापन प्लस सकारात्मक प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो जो मूल्यांकन का अर्थ होता है ना, वो होता है आपके मापन और मूल्य निर्धारण। यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन में एक तो मापन किया जाता है और मापन के आधार पर अवलोकन करके निर्णय दिया जाता है, उसे कहते हैं मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि निदान शब्द का प्रयोग साधारणतः किस क्षेत्र में होता है। यानी कि जो निदान शब्द है ना, साधारणतः कौन से क्षेत्र में ज़्यादा यूज किया जाता है, बताओ। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। तो जो निदान शब्द है ना, ये सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो निदान का पर्यायवाची शब्द है उसे अपन जांच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जांच। अब आप बताओ कि चिकित्सा के क्षेत्र में जांच होती है या नहीं होती। तो होती है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि निदानात्मक शिक्षण का क्षेत्र है, यानी कि निदानात्मक शिक्षण का क्षेत्र कौन सा है बताओ। व्याकरण तथा उच्चारण, विज्ञान तथा वाचन, लेखन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो अगर आपने पढ़ा है कि निदानात्मक शिक्षण क्या होता है तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे दोगे। आपको ये प्रश्न बहुत ही सरल लग रहे होंगे। निदानात्मक शिक्षण का मतलब ऐसा होता है कि जो छात्र की कमियां है ना, उन कमियों को ढूंढना है, यानी कि उनकी जांच करना है कि उनके अंदर कौन सी कमियां हैं। तो बिल्कुल व्याकरण और उच्चारण में अपन कमियां निकाल सकते हैं, विज्ञान और वाचन में निकाल सकते हैं, लेखन में निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र है ना, व्याकरण और उच्चारण भी है, विज्ञान और वाचन भी है और लेखन भी है। तो उपयुक्त सभी के सभी निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि भारत में प्रोजेक्ट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट शब्द है ना, इस प्रोजेक्ट का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था बताओ। विद्यालय शिक्षण में, कोठारी आयोग द्वारा, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से, या फिर मुदालियर आयोग द्वारा। तो देखो दोस्तों अगर आपने प्रोजेक्ट विधि पढ़ी है तो ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर दोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर अपने ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से। 1937 में एक सम्मेलन हुआ था, वर्धा सम्मेलन। वहां पर महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि पाठ योजना की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि आपसे पूछा है कि पाठ योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी बताओ। थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत की, स्किनर ने प्रस्तुत की, कोहलर, कोफ्ता और बर्दीमर ने प्रस्तुत की, या फिर थॉर्नडाइक और बर्दीमर ने प्रस्तुत की। तो देखो जो आपके पाठ योजना की अवधारणा है ना, ये की थी कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने। किसने की? कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने। इन्होंने अंतर्दृष्टि यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, उसमें पाठ योजना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि करके सीखना पर आधारित नहीं है, यानी कि वो कौन सी विधि है जो करके सीखना पर आधारित नहीं है बताओ। प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर आगमन विधि। तो बताओ दोस्तों इन चारों विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें करके नहीं सीखा जाता बताओ। आगमन विधि, इसमें छात्र स्वयं उदाहरणों के द्वारा नियम बनाते हैं और करके सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट विधि, विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट मिलता है और वो स्वयं करके सीखते हैं, तो ये भी सही है। और प्रयोगशाला विधि में तो छात्र स्वयं कार्य करते हैं और सीखते हैं। लेकिन जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ना, इसमें सारा का सारा कार्य आपके शिक्षक करता है। प्रयोग भी शिक्षक करेगा, प्रदर्शन भी शिक्षक करेगा, छात्र बस सक्रिय रूप से उसको देखते रहेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ये करके सीखना पर आधारित नहीं है। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि भारत जैसे देश में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। आपसे पूछा है कि जो चार विधियां हैं नीचे, उन चार विधियों में से सर्वाधिक उपयोग में कौन सी विधि ली जाती है बताओ। व्याख्यान विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। बहुत ही आसान सा सवाल और आसान सा जवाब इसका व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि पाठ्यक्रम का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है ना, वो कौन से सिद्धांत के आधार पर होता है बताओ। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर, प्रबलन के सिद्धांत के आधार पर, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के आधार पर, या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के आधार पर। तो देखो जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है आपके, वो होता है अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ के सिद्धांत पर, जो कि गेस्टार्टवादियों ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पर्यावरण विषय में शिक्षार्थी की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि आप पर्यावरण पढ़ाते हो, अब आपको शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करनी है, तो आप क्या करोगे बताओ। कहानी व खेल विधि से शिक्षण कराओगे, पुस्तकें उपलब्ध कराओगे, अतिरिक्त पर्यावरण विषय के क्लास लगवाओगे, या फिर कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाओगे। बताओ दोस्तों आप क्या करोगे। तो देखो पर्यावरण विषय में शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करने का बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका है कि अपन कहानी और खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। कहीं से कहानी और खेल विधि से शिक्षण कराएंगे तो छात्रों में अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 17, और 17 आपसे कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है, यानी कि एक शिक्षक प्रयोगशाला विधि में छात्रों के अध्ययन के लिए क्या करता है बताओ। निर्देशित करता है, निर्देशित एवं पद प्रदर्शित करता है, पद प्रदर्शित करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो एक शिक्षक प्रयोगशाला विधि में छात्रों को निर्देशित भी करता है और पद प्रदर्शित भी करता है। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि पर्यावरण
व सामाजिक अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के सुझाव देंगे? यानी कि पर्यावरण और सामाजिक का अध्ययन आपको करवाना है, उनमें उनकी रुचि बढ़ानी है, तो आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव दोगे? बताओ। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो, नेशनल ज्योग्राफी बिल्कुल देखने को कहेंगे, डिस्कवरी भी देखने को कहेंगे और एनिमल प्लैनेट भी कहेंगे। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी के सभी चैनल हम सामाजिक और पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को देखने के लिए सुझाव देंगे। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? बताओ। हिंदी ध्वनिगत भूलों का निराकरण करना, वर्तनीगत भूलों का निराकरण करना, वाक्य संबंधी भूलों के कारणों का पता लगाना या फिर रचनागत भूलों का निवारण करना। तो देखो, जो उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपके ऑप्शन सी, वाक्य संबंधी भूलों के कारणों का पता लगाना, क्योंकि इसमें कारणों का पता नहीं लगाया जाता है, इसमें कारण पहले से पता होते हैं और अपन उनका निराकरण करते हैं, यानी कि उनका उपचार करते हैं। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और वाक्य संबंधी भूलों के कारणों का पता लगाना ये निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य, श्रव्य और दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये, यानी कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य, श्रव्य और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग क्यों करता है? क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं या शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो देखो, एक शिक्षक है ना, वो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बालक अपने विचार व भाव प्रकट करता है। बालक अपने विचार और भाव प्रकट कैसे करता है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ, पढ़ करके, सुन करके, बोल करके या फिर बोलकर और लिखकर? तो देखो, आपने भाषा कौशल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि विचार और भाव प्रकट करने के 2 उपाय होते हैं, एक तो बोलकर और एक लिखकर। क्या होते हैं? बोलना और लिखना, ये दोनों के दोनों अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि कहानी की विशेषता होती है, यानी जो कहानी होती है ना, उसकी क्या विशेषता होती है? बताओ। कहानी छोटी रचना होती है, लक्ष्य आधारित होती है, रोचकता युक्त होती है या फिर उपरोक्त सभी? तो देखो, एक कहानी की छोटी रचना भी होती है, लक्ष्य आधारित भी होती है और रोचकता से युक्त भी होती है। तो ये उपरोक्त सभी के सभी कहानी की विशेषता है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है, यानी कि जो निबंधात्मक परीक्षण है ना, इसकी विशेषता क्या है? बताओ। निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, जो निबंधात्मक परीक्षण होता है ना, ये निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और विद्यार्थी से अपने विचार अभिव्यक्ति पूछी जाती है। तो निर्माण दृष्टि से सुगम है, बिल्कुल सही है। भावों का संगठन है, बिल्कुल, विद्यार्थी अपने भाव को अच्छे से विस्तृत रूप से लिखता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। कम खर्चीला है, ये भी सही है। यानी कि जो उपयुक्त सभी है ना, ये निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। तो इसमें भी आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? यानी कि नीचे जो 4 कार्य दिए हुए हैं ना, इनमें से शिक्षक का कार्य कौन सा नहीं है? बताओ। नियोजन करना, निर्देशन करना, शिक्षण करना या फिर बजट बनाना? तो देखो, नियोजन करना, निर्देशन करना और शिक्षण कराना, ये शिक्षक के उत्तरदायित्व कार्य है। तो बिल्कुल एक बचता है बजट बनाना, ये कार्य शिक्षक का नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें पूछा है कि एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकता है जब बच्चा व्यवहार करता है। यानी कि तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कब कर सकता है? बताओ। आक्रामक व्यवहार करे तब, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता बताए तब, बहुत बातें करे या फिर हाइपर एक्टिविटी करे? तो देखो, एक शिक्षक है ना, उसको तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करना है, तो जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करेगा ना, तभी शिक्षक उसे पहचान पाएगा। तो ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आक्रामक व्यवहार द्वारा शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि हमारे पाठ प्रत्यक्ष से प्रारंभ होकर अप्रत्यक्ष होने चाहिए, यह कथन है। यानी कि किस महान विद्वान ने कहा कि हमारे जो पाठ है ये प्रत्यक्ष से प्रारंभ होकर अप्रत्यक्ष की ओर होना चाहिए? बताओ। हर्बर्ट स्पेंसर ने, अरस्तु ने, हरलोक ने या फिर किलपेट्रिक ने? तो देखो, जो उक्त कथन है ना, ये कहा था आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 27 और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोली शिक्षण उपागम का विकास हुआ। टोली शिक्षण यानी कि दल शिक्षण, इसका एक और नाम है दल शिक्षण, अपन इसको कहते हैं। यानी कि दल शिक्षण उपागम का विकास कहाँ हुआ था बताओ। सन 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, सन 1965 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, सन 1975 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, या सन 1980 में इंडियाना विश्वविद्यालय में। तो देखो जो दल शिक्षण यानी कि टोली शिक्षण उपागम है ना, इसका विकास हुआ था आपके, यानी कि विकास का मतलब अपन ले सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था इसका। तो सर्वप्रथम प्रयोग आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। बिल्कुल ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है बताओ। बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फिर फ्लैनन बोर्ड। तो देखो प्रक्षेपित सामग्री है ना, वो है आपके OHP। क्या है? OHP, ये एक प्रक्षेपित सामग्री है। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 29 और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस बोर्ड ने सर्वप्रथम 1908 में प्रोजेक्ट शब्द प्रयोग फुलवारी व बागवानी जैसे गृह कार्य के लिए किया था। यानी कि साफ साफ आपसे पूछा है कि प्रोजेक्ट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम गृह कार्य के लिए किसने किया था बताओ। ईसाई शिक्षण संस्था मोगा शहर ने, मैसूसेट्स स्टेट बोर्ड ने, आयो विश्वविद्यालय ने, या राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान ने। तो देखो जो प्रोजेक्ट शब्द है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके मैसूसेट्स स्टेट बोर्ड अमेरिका ने। किसने किया था? USA में मैसूसेट्स स्टेट बोर्ड है, इसने बागवानी और फुलवारी जैसे गृह कार्य के लिए प्रोजेक्ट शब्द का यूज किया था, और वो भी 1908 में। बिल्कुल ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज की क्लास का, और यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय शिक्षा में सहसंबंध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। यहाँ पर प्रस्तुत है दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की बताओ। किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर सुकरात ने। तो देखो विद्यालय शिक्षा में ना सहसंबंध की अवधारणा, ये सहसंबंध की अवधारणा है ना, ये प्रस्तुत करी थी आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने की? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अंतिम प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपके? ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आपके EVS के शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में बेहद मददगार साबित होंगे। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों।